अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? चलिए ठीक है भाई। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इधर रख दो बस, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा आसान करता हूँ आपको समझाने के लिए। हमारे टॉपिक का असल नाम है बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। इस टॉपिक के अंदर हमने दो चीजें समझनी है। नंबर वन बैड डेट्स और नंबर टू डाउटफुल डेट्स। नंबर वन बैड डेट्स, नंबर टू डाउटफुल डेट्स। अब डेट्स का क्या मतलब है? डेट्स का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का एक और नाम डेटर्स भी होता है। और इस पूरे चैप्टर में डेट्स का मतलब क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स। पूरे चैप्टर में डेट्स का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स। तो हमारे चैप्टर का नाम है बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यानी कि बैड ट्रेड रिसीवेबल्स एंड डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल्स। बैड ट्रेड रिसीवेबल्स और डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो डेट से मुराद ट्रेड रिसीवेबल्स है। तो जब भी डेट्स का वर्ड यूज हो रहा है तो आपने क्या मतलब लेना है इससे? डेट्स का मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो बैड डेट्स किसे कहें? रिसीवेबल बुरा कब बनता है? रिसीवेबल बुरा तब बनता है जब उस रिसीवेबल से कहें भाई पैसे दो, तो वो आगे से पैसे ना दे। वो आगे से पैसे ना दे तो रिसीवेबल क्या बन जाता है? बुरा बन जाता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, बैड डेट्स ऐसे रिसीवेबल्स जो पैसे ना दे। जो रिसीवर्स पैसे ना दें इन्हें क्या कहते हैं? बैड डेट्स। इन्हें कहते हैं बैड डेट्स। ऐसे रिसीवर्स जो पैसे ना दें इन्हें कहते हैं बैड डेट्स। और जो रिसीवेबल बैड डेट नहीं है और डाउटफुल डेट नहीं है, वो रिसीवेबल ऑटोमेटिकली गुड डेट होता है। ऐसे रिसीवेबल जो पैसे ना दें और डाउटफुल डेट्स, ऐसे रिसीवेबल्स जो डाउटफुल की वजह से, डाउट की वजह से हम कहेंगे जो शायद पैसे ना दे। बैड डेट्स का मतलब हमारे ऐसे रिसीवर्स जो पैसे ना दे। हम इन्हें फोन करते हैं, सर जी आपने हमारे पैसे देने थे। वो कहते हैं सर कौन से पैसे, कैसे पैसे? नहीं देने पैसे, जो करना कर लो, हमारे पास है ही नहीं पैसे, हमने नहीं देने पैसे। ऐसे रिसीवर्स को कहते हैं बैड डेट्स। ऐसे रिसीवर्स को कहते हैं बैड डेट्स। ऐसे रिसीवर्स जो पैसे ना दे। डाउटफुल डेट्स, ऐसे रिसीवर्स जो शायद पैसे ना दे। ऐसे रिसीवर्स जो शायद पैसे ना दे फ्यूचर। शायद का मतलब है फ्यूचर की बात हो रही है। इनको फोन किया है, कहने सर हम दे देंगे, ये लटका रहे हैं पैसे, वो क्या हो गए? डाउटफुल डेट्स हो गए। लटका रहे हैं सर, दे देंगे, क्या टेंशन है, कोई बात नहीं सर, आपको पता है हालात नहीं ठीक चल रहे, थोड़ा सा और टाइम दे दे। अब ये क्या कर रहे हैं? ये डिले कर रहे हैं पैसे हमारे। हमारा टाइम आ गया था इनसे कलेक्शन का, मगर अब ये क्या कर रहे हैं? पैसे डिले कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि शायद ये पैसे ना दे। ये तो इन्हें कहते हैं डाउटफुल डेट्स। तो बैड डेट्स जो पैसे, ऐसे रिसीवेबल्स जो पैसे ना दें। डाउटफुल डेट्स ऐसे रिसीवेबल्स जो शायद पैसे ना दें, इन्हें कहेंगे डाउटफुल डेट्स।
और इनके अलावा जितने भी डेट्स हैं, यानी कि जो आपने टॉपिक 1 में, जो आपने टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 3 तक जितने भी ट्रेड रिसीवर्स के बारे में पढ़ा था, वो सारे के सारे रिसीवर्स उनको क्या कहते हैं, गुड डेट्स। उन सबको क्या कहते हैं, गुड डेट्स। ठीक है जी। जिनको जो ना बैड डेट्स है, जो ना डाउटफुल डेट्स है, तो वो क्या हो गए, गुड डेट्स। ऐसे रिसीवर्स जो ना बैड डेट्स है, ना डाउटफुल डेट्स है, तो वो रिसीवर्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो गुड डेट्स के एरिया में फॉल कर जाएंगे। ठीक है, वो गुड डेट्स के एरिया में फॉल कर जाएंगे। सबको समझ आइए बात। तो हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं, ठीक है, गुड वर्सेस बैड की। तो यहाँ पर स्टार्ट में होंगे गुड डेट्स और फिर एंड पे होंगे बैड डेट्स। अगर गुड वर्सेस बैड की एक लाइन बनाई जाए तो लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट विंग पे गुड डेट्स हो गए, राइट विंग पे हो गए बैड डेट्स। ठीक है, और बीच के, इनके बीच में किसी एरिया में, इन इस एरिया में कोई ना कोई आ रहे होंगे, उन्हें कहेंगे डाउटफुल डेट्स। जिनका अभी समझ नहीं आ रही कि यार, जिनकी अभी समझ नहीं आ रही कि यार इनके साथ क्या करें, इनके साथ क्या मामला करें, हो सकता है पैसे ना दे, ये शायद बैड डेट हो जाए। ठीक है, तो बैड डेट्स ऐसे डेट्स जो पैसे ना दे। ठीक है, अब इंग्लिश में लिख लेते हैं जी। ठीक है, डेट्स की, बल्कि हम ना डेफिनेशंस देखते हैं, आपके नोट्स आपके साथ साथ होते थे। तो बैड डेट्स पे आते हैं। बैड डेट्स पे क्या लिखे, डेफिनेशन पे आ जाए। बैड डेट्स, ये देखो नजर आ रहा है आपको, बैड डेट्स, इट इज अ पार्ट ऑफ रिसीवेबल दैट द बिजनेस बिलीव इट विल नेवर बी एबल टू कलेक्ट। बिजनेस को यकीन हो जाता है, डाउटफुल डेट्स में क्या था, डाउट था, बैड डेट्स में क्या होता है, बिजनेस को यकीन हो जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ रिसीवेबल्स दैट बिजनेस बिलीव इट विल नेवर बी एबल टू कलेक्ट। रिसीवेबल्स का ये वो पार्ट होता है कि बिजनेस को लगता है कि बिजनेस ये कलेक्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, इन्हें कहते हैं बैड डेट्स। दिस may arise due to bankruptcy, death or dishonesty of a customer. कस्टमर बैंकरप्ट हो सकता है, कस्टमर की डेथ हो सकती है, या कस्टमर डिसऑनेस्ट हो सकता है। कस्टमर डिसऑनेस्ट हो सकता है, कस्टमर की डेथ हो गई, आप उनके जनाजे पे गए, तो लवाहिकीन ने कहा कि भाई, लवाहिकीन कह रहा हूँ, जो उनके जनाजे में लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई हजरत तो चले गए हैं, हजरत गए साथ पैसे भी गए। ठीक है, तो रिसीवेबल, आपने किसी से पैसे लेने थे, उस बंदे की डेथ हो गई, बाद में जो लोग हैं वो पैसे ही नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि भाई जी बच्चे पैसे ही नहीं दे रहे, आगे से कह रहे हैं अब्बा जी उठ के कह दें हम दे देंगे। तो इसका मतलब है कि भाई बैड डेट्स हो गए। ठीक है, डिसऑनेस्टी ऑफ कस्टमर, कस्टमर को फोन किया, सर जी आपने हमारे पैसे देने थे, कहते कैसे पैसे, कौन से पैसे, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। डिसऑनेस्ट था कस्टमर। ठीक है, पैसे लिए, उधार करके भाग गया। तो यकीन हो जाता है, बिजनेस ने सारी चीजें, सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए बिजनेस ने, सारी जगह पे बिजनेस ने जाकर देख लिया, और बिजनेस अब इस नतीजे पे पहुंचा कि ये पैसे रिकवर नहीं हो सकते। कोर्ट में गया, जिस जगह पे भी गया, भट्ट साहब को भी फोन कर लिया, और बिजनेस को अब लगता है कि भाई अब ये पैसे रिकवर नहीं हो सकते। तो इन डेट्स को क्या कहते हैं, बैड डेट्स। ठीक है, रिसीवर्स का वो पोर्शन जो आपको लगता है रिकवर नहीं हो सकता, वो क्या हो जाता है, बैड डेट हो जाता है। और बैड डेट के बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, बैड डेट के बिल्कुल ऑपोजिट क्या होते हैं, गुड डेट्स होते हैं। गुड डेट्स, it is an amount owed by a customer that the business believes it will have no difficulty in collected from the customer. ठीक है, गुड डेट्स वो होते हैं जो बिजनेस को लगता है कि कोई मुश्किल नहीं होगी इनको कलेक्ट करने में कस्टमर से, इन्हें गुड डेट्स कहते हैं। ठीक है, और सिक्योर्ड रिसीवेबल्स, सिक्योर्ड रिसीवेबल्स ये होते हैं कि जो बंदा हमसे उधार कर रहा था, हमने उससे, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई चीज गिरवी रखी हुई है, इन्हें कहते हैं सिक्योर्ड रिसीवेबल्स। या कॉन्ट्रा रिसीवेबल एंड पेएबल, यानी कि एक बंदे ने आपके पैसे देने हैं, तो आपने भी उसके पैसे देने हैं, तो फिर यहाँ पे भी आपको पता है कि आपका रिसीवेबल सिक्योर है, या रिसीवेबल आपका बैड नहीं हो सकता, तो ऐसे रिसीवेबल्स को क्या कहते हैं, गुड डेट्स कहते हैं। तो जो गुड डेट्स होते हैं और जो बैड डेट्स होते हैं, उनमें एक बात जो आपने सीखनी है, वो सीखनी है, गुड डेट्स के लिए कोई भी नो स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
गुड डेट्स के लिए कोई स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करनी होती, जबकि जो बैड डेट्स होते हैं इनके लिए एक अकाउंटिंग एंट्री पास करनी होती है। इनके लिए एक अकाउंटिंग एंट्री पास करनी होती है। वो अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, सुनो सुनो देखो। आपने उस बंदे को फोन किया, यार आपने हमारे पैसे देने हैं, तो उसने कहा भाई नहीं देने पैसे, जो करना कर लो। रिसीवर को फोन किया, उसने कहा नहीं देने पैसे, भाई जो करना कर लो। तो आप सारे क्या थे, आप अकाउंटेंट थे, आपने कहा ठीक है भाई। हम फिर क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग एंट्री पास कर लेते हैं बैड डेट की। तो आप बैड डेट की अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहे थे। अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, सुनो। अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, आपको यकीन हो जाता है कि ये रिसीवेबल्स आपको नहीं मिलने, तो ट्रेड रिसीवेबल्स को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये रिसीवेबल्स का जो पोर्शन होता है आपको यकीन हो जाता है ये आपको नहीं मिले, तो रिसीवेबल्स को माइनस करना होता है। माइनस का मतलब रिसीवेबल्स को क्रेडिट करना होता है। और अगर एक चीज क्रेडिट की है तो दूसरी चीज डेबिट भी करनी है। तो डेबिट क्या करते हैं, जब भी बिजनेस में नुकसान हो जाए, याद रखना बच्चों, बिजनेस के नुकसान को क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। नुकसान हो गया ना, हमारा हमारा नुकसान हो गया, तो हम क्या कर लेंगे, बैड डेट्स एक्सपेंस क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट, और ये हमने अकाउंटिंग एंट्री पास कर ली। ठीक है, अच्छा। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको पता है क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, ऐसे ही है ना। और ये जो बैड डेट्स एक्सपेंस होगा, तमाम तर वो एक्सपेंसेस जो परचेज एक्सपेंस नहीं है वो क्या होते हैं, अदर एक्सपेंस। तो इसलिए बैड डेट्स एक्सपेंस हमारा क्या होगा, अदर एक्सपेंस होगा। हम एक अदर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट कर लेंगे। यहाँ तक देखो, मुझे बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक जो हमने बात करी इनमें कोई कंफ्यूजन। अच्छा भाई, चलो आगे चलते हैं। डाउटफुल डेट्स पता चल गया। डाउटफुल डेट्स जो शायद बैड डेट्स पे, बैड डेट्स पे यकीन होता है, और डाउटफुल डेट्स ये होते हैं, यकीन होता है बैड डेट्स पे। डाउटफुल डेट्स पे क्या होता है, शक होता है। क्या शक होता है, शक होता है माइट बिकम बैड डेट्स। ये भी बैड डेट्स हो सकते हैं, मगर कब, इन फ्यूचर में। दे माइट बिकम बैड डेट्स इन फ्यूचर। जो डाउटफुल डेट्स होते हैं ये शायद फ्यूचर में क्या हो जाए, लगता है हमें कि फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे। ये फ्यूचर में बैड डेट्स हो सकते हैं, इन्हें कहते हैं डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स, अच्छा। अब आपको याद है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट याद है आपको, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता था कि अगर आपको फ्यूचर में कोई इनकम या एसेट नजर आए,
तो उसको रिकॉर्ड ना करो। मगर अगर आपको फ्यूचर में कोई एक्सपेंस या लाइबिलिटी बनती हुई नजर आए तो उसको रिकॉर्ड कर लो। ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरी चीज वो ये कहता था, या इसको दूसरे नजर से आप ये कहते थे कि जो एक्सपेंस और लाइबिलिटीज हैं ये अंडर नॉट शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड, शुड शैल नॉट बी अंडर स्टेटेड, और एसेट्स और इनकम्स जो हैं शैल नॉट बी ओवर स्टेटेड। ठीक है, दोबारा सुनो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई इनकम या एसेट नजर आए तो उसको रिकॉर्ड ना करो, और एक्सपेंस लाइबिलिटी नजर आए तो उसको रिकॉर्ड कर लो। एक्सपेंस लाइबिलिटी शैल नॉट बी अंडरस्टेटेड और एसेट इनकम शैल नॉट बी ओवरस्टेटेड। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, एक्सपेंस या लाइबिलिटी इफ इन फ्यूचर रिकॉर्ड इट टुडे। अगर आपको फ्यूचर में कोई एक्सपेंस या लाइबिलिटी नजर आता है तो उसको आज के दिन ही रिकॉर्ड कर लो। और अगर, बड़ी अजीब सी डिमांड है इसकी, एसेट और इनकम अगर आपको कोई फ्यूचर में रिकॉर्ड नजर आता है, इफ इन फ्यूचर डू नॉट रिकॉर्ड इट टुडे, तो उसको आज रिकॉर्ड ना करो। ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता था, एक्सपेंस लाइबिलिटी अगर फ्यूचर में नजर आती है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, और एसेट या इनकम अगर फ्यूचर में नजर आता है तो उसको रिकॉर्ड ना करो। या दूसरे तरीके से प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी बयान किया जा सकता है कि एक्सपेंस और लाइबिलिटी अंडरस्टेट नहीं होनी चाहिए और एसेट और इनकम्स ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। एक्सपेंस और इनकम्स ओवरस्टेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक्सपेंस और लाइबिलिटी फ्यूचर में अगर नजर आए तो उसको रिकॉर्ड कर लो। एसेट और इनकम अगर फ्यूचर में नजर आए तो उसको रिकॉर्ड ना करो। एक्सपेंस और लाइबिलिटी अंडरस्टेट ना हुई हो और एसेट और इनकम ओवरस्टेट ना हुआ हो। मैंने आपको डाउटफुल डेट्स की अकाउंटिंग एंट्री समझानी है। इसलिए इसलिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से डाउटफुल डेट्स जिसने फ्यूचर में जाकर बैड होना है, डाउटफुल डेट्स जिन्होंने फ्यूचर में जाकर बैड होना है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास कर देते हैं। पता, हम आज ही अगर हमें कोई डाउटफुल डेट्स मिलते हैं ना जिन्होंने फ्यूचर में जाके बैड होना है, हम आज ही उसकी अकाउंटिंग एंट्री बुक कर देते हैं, यानी कि आज ही उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। हम कहेंगे डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट, और ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका अदर एक्सपेंस होता है। कौन बताएगा भाई ये अदर एक्सपेंस क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि ये परचेज एक्सपेंस नहीं है, तो दो भी एक्सपेंस परचेज एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है, अदर एक्सपेंस। डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट कर लेते। अगर आपके पास अगर आपके पास अगर आपके पास कोई ऐसा डेट है जो आपको लगता है ये फ्यूचर में बैड हो सकता है, उसको भी आप क्या करते हो, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हो। उसको भी आप क्या करते हो, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हो। तो डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट हुआ, ये फ्यूचर में बैड डेट हो सकता है, मगर इसको आज हमने क्यों रिकॉर्ड किया डेबिट पे, कोई बता सकता है? इसकी अकाउंटिंग एंट्री करते वक्त हमने डाउटफुल डेट्स को भी, ये भी बैड हुआ नहीं है मगर ये फ्यूचर में बैड होगा, मगर हमने आज के दिन ही इसको डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड करेंगे? कौन बता सकता है मुझे? कोई बच्चा है जो बता सकता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से। वो कहता है एक्सपेंसेस नहीं तो अंडरस्टेट हो जाएंगे, फ्यूचर में आपको अगर नुकसान नजर आ रहा है उसको आज ही रिकॉर्ड कर दो, इसलिए। सही है। अब वो उसमें अप्रोक्सीमेशन में गलतियां हैं, वो बात की बात है, वो बात की सरदर्द है, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे।
ठीक है ना, कि फिगर गलत हो सकती है, फ्यूचर में हो सकता है नुकसान कम हो, आप एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे हो, वो बात की सारी डिस्कशन है, उसके ऊपर बाद में आते हैं। मगर सिंपल बात ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की ऐसे डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट करने, तो एक्सपेंस डेबिट करेंगे और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता था एसेट ओवरस्टेट ना करो, एसेट ओवरस्टेट ना करो, ये भी तो कहता था ना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। एक्सपेंस अंडरस्टेट ना करो, इसलिए एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो, एसेट ओवरस्टेट ना करो। अगर आपको लग रहा है कि ये पोर्शन डाउटफुल डेट्स है, ये डेट आपको रिकवर नहीं होगा, तो एसेट भी तो आपको ओवरस्टेट नहीं करना चाहिए, एसेट भी तो आपको ओवरस्टेट नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करें, ट्रेड रिसीवेबल्स को क्या कर देना चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल्स को क्या कर देना चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देना चाहिए। ठीक है ना, इससे एसेट्स भी ओवरस्टेट नहीं होंगे और आपका काम भी हो जाएगा। अगर रिसीवेबल्स को आप क्रेडिट नहीं करोगे, डाउटफुल डेट्स को आप रिसीवेबल्स में ही रखोगे, तो होगा क्या मसला, समझना। मसला यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपके जो एसेट्स हैं, आपके जो एसेट्स हैं वो ओवरस्टेट हो जाएंगे। आपको हो सकता है फ्यूचर में पैसे मिले ही ना डाउटफुल डेट्स के, तो अगर आप रिसीवर्स को माइनस नहीं करोगे, तो आपने अपने एसेट्स क्या कर दिए होंगे, ओवरस्टेट कर दिए होंगे। इसलिए ट्रेड रिसीवर्स को प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है रिसीवर्स को क्या किया जाए, क्रेडिट किया जाए। ठीक है, रिसीवर्स को क्या किया जाए, क्रेडिट किया जाए। सबको यहाँ तक बात समझ आ रही है। मगर रिसीवर्स को क्रेडिट करने में यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक बात समझो। और रिसीवेबल्स को क्रेडिट करने में यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, रिसीवर्स को क्रेडिट करने में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैं आपके सामने लिखता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि रिसीवेबल्स शुड स्टे इन अकाउंटिंग records so that business continues to chase payment। इसका क्या मतलब है, सुनो, कौन बताएगा इस बात का क्या मतलब है, कोई बच्चा मुझे आके बताना चाहिए, अगर उसको समझ आ गई है कि इसका क्या मतलब है, कोई आके मुझे बताए कि ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें रिसीवर्स को क्रेडिट नहीं करना चाहिए, इस सो दैट्स व्हाई कोशिश दैट। कोशिश करनी चाहिए कि जब चूंकि ये डाउटफुल है शायद मिल जाए, इसलिए कोशिश में रहना चाहिए कि ये मिल जाएंगे, इसलिए इसको डिलीट कर देंगे तो हमारे जहन से ही निकल जाएगा और रिकॉर्ड से भी निकल जाएगा। अच्छा, इलियास कह रहा है कि अगर आप रिसीवर्स को क्रेडिट कर दोगे तो आपने वही वाली सिचुएशन कर दी जो आपने बैड डेट्स के साथ की थी, और डाउटफुल डेट्स पे शक था कि फ्यूचर में बैड हो, यकीन नहीं होगा। और अगर आप इसको रिसीवर से रिमूव कर दोगे, तो इलियास आप ये कह रहे हो कि इससे बिजनेस उस पेमेंट कैसे कंटिन्यू करेगा, बिजनेस को याद ही नहीं रहेगा कि इस बंदे से पैसे भी लेने हैं, अभी ये टालमटोल कर रहा है। जी सर। और इसकी वजह से रिसीवर्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए रिसीवर्स में से, यही कह रहे हो। और कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहे।
आप एक ही बात दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, कोई बच्चा आके करना चाहे। देखो मैं एक ही बात खुद ही दो दो तीन तीन दफा रिपीट कर दूंगा, तो आप लोग भी कर सकते हैं। कि सबको ये बात समझ आई? ट्रेड रिसीवर्स को क्रेडिट करने में क्या प्रॉब्लम है? ट्रेड रिसीवर्स को क्रेडिट करने में क्या प्रॉब्लम है? सबको समझ आ रही है? ये हाँ ना ही कर दो यार, हाँ ना ही कर दो। चलो गुड। इसका हल कौन बताएगा? ठीक है जी। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसका हल कौन बताएगा? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी नाराज ना हो। सही है जी। और और हमारा काम भी हो जाए, शादी भी हो जाए, और पुप्पो भी नाराज ना हो। कोई ऐसा हल बताएं भाई, कौन बताएगा? सर एक शादी भी हो सेपरेट जाए, एंट्री पुप्पो बना लें, नाराज भी ना हो। क्या कह रहे हो? एक सेपरेट एंट्री बना ली जाए इनके लिए। यार इसका, हाँ तुम करीब करीब हो। क्या किया जाए? ये कौन है? कौन बता रहा है? तला तुम बता रहे हो ना? हाँ तला, क्या जी मतलब, थोड़ा सा और बताओ, सोचो। सर, एक सेपरेट अकाउंट बना लिया जाए जहाँ पे ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स लिखे जाएं जो हम चेज कर रहे हैं जिनको भी करंटली। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, छा गए हो यार तला। तुम इतने स्मार्ट कब से हो? शुरू से पैदा होते साथ ही हो कि अभी अभी हुए? अभी अभी हुआ। चलो ठीक है। देखो यार, अगर हम ये रिसीवर्स अपने मेन अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे तो हमें याद ही नहीं रहेगा कि कौन से रिसीवर्स थे, कौन से रिसीवर्स थे। इसका मतलब ये है, इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन तलहा ने ये दिया है कि इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। सेपरेट अकाउंट, सेपरेट अकाउंट should be maintained to record all of receivables due to doubtful debts। साला यही सिचुएशन दी है तुमने कि डाउटफुल डेट्स की वजह से जो रिसीवेबल का फॉल आ रहा है उसको एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करना है। अच्छा आपको पता है काम आप लोग करते हैं? आपको याद है? सेल, सेल रिटर्न। सेल बड़ा मुतकब्बिर होता था, ठीक है ना? सेल अपना फॉल अपने अकाउंट में बर्दाश्त नहीं करता था। सेल अपना फॉल अपने अकाउंट में बर्दाश्त नहीं करता था। तो हम सेल का फॉल कहाँ रिकॉर्ड कर देते थे? फॉल ऑफ सेल हम रिकॉर्ड करते थे सेल रिटर्न के अकाउंट में। याद आ रहा है? इसी तरह परचेज अपने अकाउंट में फॉल नहीं बर्दाश्त करता था। परचेज का फॉल हम कहाँ रिकॉर्ड करते थे? परचेज रिटर्न के अकाउंट में। तो ये जो सेल का अकाउंट था ना, इसको हम कहते थे इनकम अकाउंट। और जिसके अंदर उस सेल का फॉल रिकॉर्ड होता था उसे क्या कहते थे? कॉन्ट्रा इनकम अकाउंट। एक काम कर सकते हैं, और फिर क्या होता था, जब आप नेट सेल्स निकालते थे तो उसमें आप क्या करते थे? सेल्स माइनस सेल रिटर्न कर देते थे। हम एक काम करते हैं कि हम रिसीवेबल्स का फॉल रिकॉर्ड करते हैं। हम रिसीवेबल्स का फॉल रिसीवेबल्स में रिकॉर्ड नहीं करते। रिसीवेबल जो है ना, करंट एसेट का करंट एसेट का अकाउंट है रिसीवेबल्स। हम रिसीवेबल्स का फॉल रिसीवेबल्स में रिकॉर्ड नहीं करते। हम एक और अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर हम फॉल ऑफ रिसीवेबल्स रिकॉर्ड कर देते हैं ड्यू टू डाउटफुल डेट्स। अच्छा, डाउटफुल डेट्स का फॉल रिसीवेबल्स में रिकॉर्ड ना करने की वजह पता है ना सबको? आप कंटिन्यू नहीं कर सकोगे पेमेंट चेस करना, इसलिए हम रिसीवेबल से रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। मगर एट द सेम टाइम हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वाली पुप्पो को भी खुश करना है। हमने रिसीवेबल्स को रिमूव भी नहीं करना, और हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वाली पुप्पो को भी खुश करना। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रिसीवेबल्स के फॉल के लिए करंट एसेट एसेट का अकाउंट होता है ना, तो हमें रिसीवेबल्स का फॉल करने के लिए सेल्स का फॉल
रिकॉर्ड करने के लिए कॉन्ट्रा इनकम अकाउंट था, तो रिसीवेबल्स का फॉल रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट बनाना चाहिए, और उस अकाउंट की नेचर क्या होगी, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट की नेचर होगी। इस अकाउंट का हमने एक नाम रखा हुआ है, इस अकाउंट का हमने एक नाम रखा हुआ है, इसका नाम होता है अलाउंस, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। जैसे सेल अपने अकाउंट में अपना फॉल बर्दाश्त नहीं करता था, तो हमने क्या किया था, अलग से एक अकाउंट बनाया था, उसमें उसका फॉल रिकॉर्ड किया था, सेल रिटर्न। इसी तरह परचेज का फॉल परचेज रिटर्न के अकाउंट में रिकॉर्ड किया था। इसी तरह रिसीवेबल्स का फॉल ड्यू टू डाउटफुल डेट्स, रिसीवेबल्स का फॉल ड्यू टू बैड डेट्स रिसीवेबल्स में से डायरेक्ट माइनस होगा, रिसीवेबल्स का फॉल ड्यू टू बैड डेट्स उसमें से डायरेक्ट माइनस होगा। मगर रिसीवेबल्स का फॉल ड्यू टू डाउटफुल डेट्स उसमें से डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता। रिसीवेबल्स का फॉल ड्यू टू बैड डेट्स डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली क्रेडिटेड, डायरेक्टली क्रेडिटेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। मगर डाउटफुल डेट्स की वजह से रिसीवेबल्स का फॉल डायरेक्टली रिसीवेबल्स में से माइनस नहीं हो सकता। क्यों, प्रॉब्लम समझ आ गई थी ना। Receivables should stay in accounting records so that business continues to chase payment, इसलिए receivables should not be deducted। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन अभी तलहा ने तजवीज़ किया कि भाई सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं टू रिकॉर्ड फॉल ऑफ रिसीवर्स ड्यू टू डाउटफुल डेट्स। उस सेपरेट अकाउंट का नाम क्या रखा हमने, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। सही है। तो हम रिसीवेबल्स को क्रेडिट करने की बजाय अब हम क्रेडिट करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट को। ठीक है जी। और ये जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट है, ये क्या है, ये मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ, ये कॉन्ट्रा एसेट या कॉन्ट्रा रिसीवेबल्स अकाउंट है। रिसीवेबल्स का करंट एसेट का अकाउंट था, और ये जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। सही है। चलो एक एग्जांपल करते हैं ताकि मैं आपको कुछ और क्लैरिटी देता हूँ। जहाँ तक सबको बात समझ आई है, जहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल, फिर हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमें इस पे और क्लैरिटी आए। चले, वेरी गुड। अच्छा, हम कहते हैं अच्छा एक एग्जांपल में बैड डेट्स 1000 के हैं और डाउटफुल डेट्स हैं 700। ठीक है जी। बैड डेट्स 1000 के हैं और डाउटफुल डेट्स हैं 700। बैड डेट्स 1000 के हैं, डाउटफुल डेट्स 700। ठीक है जी। और बल्कि ऐसे बनाते हैं, पहले क्रेडिट सेल्स करते हैं। अच्छा, क्रेडिट सेल्स हमने की ₹1000। ठीक है। उसमें से बैड डेट्स हो गए, कुछ लोगों ने हमारे पैसे नहीं दिए, वो आ गए ₹500 के। और इसमें से डाउटफुल डेट्स हैं, वो हैं हमारे पास ₹200 के। बाकी सारे गुड डेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इसको कैसे करते हैं। पहले क्रेडिट सेल्स की एंट्री आप सबको आती है, रिसीवेबल्स डेबिट, रिसीवेबल्स डेबिट 1000 से, और 1000 से सेल्स क्रेडिट। ये तो सबको आती थी, सबको आती थी। फिर आ जाएगी आपके पास बैड डेट्स की एंट्री। बैड डेट्स की एंट्री क्या है, रिसीवेबल्स क्रेडिट, रिसीवेबल्स क्रेडिट, रिसीवेबल्स क्रेडिट 500 से, और 500 से बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट।
फिर डाउटफुल डेट्स की एंट्री करेंगे, जो डाउटफुल है, जो आपको लगता है डाउटफुल है, हम कहेंगे भाई डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस 200 से डेबिट और 200 से हम कहेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। इससे भी रिसीवर कम किया मगर असल रिसीवर से नहीं, इनडायरेक्टली कम किया। ठीक है, यहां पर डिडक्टेड फ्रॉम रिसीवेबल्स डायरेक्टली, हमने डायरेक्टली डिडक्ट कर दिए, और यहाँ पे हमने डिडक्ट किए डिडक्टेड फ्रॉम रिसीवेबल्स इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब यह है रिसीवेबल्स का फॉल एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड किया। कैसे 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 किया, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मैं रिसीवेबल्स का अकाउंट बना दूं, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बना, ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बना, तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट, पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री। पहली एंट्री है रिसीवेबल्स, डेबिट हो गए 1000 से ऑपोजिट अकाउंट सेल्स, ये वाली पोस्ट की। दूसरी एंट्री बैड डेट्स एक्सपेंस, डेबिट रिसीवेबल्स 500 से क्रेडिट ऑपोजिट अकाउंट बैड डेट्स। रिसीवेबल्स का बैलेंस कैरी डाउन कितना है, 500 आ गया। ठीक है, रिसीवेबल्स का बैलेंस कैरी डाउन 500 आ गया। अब हुआ पता है क्या है? आपके पास ये जो 500 आया ना, ये असल रिसीवेबल्स का बैलेंस नहीं है। जब आप एसओएफपी बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओगे, तो आप वहां पे लिखोगे ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स। ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास आ रहे हैं 500। इसमें से अब आप लेस करोगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 200। अब आपके पास जो आंसर आया है, अब आपके पास जो आंसर आया है वो आया है 300। इसको आप कहोगे नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जैक्ट उसी तरह माइनस हुआ है रिसीवेबल से, जैसे सेल रिटर्न सेल से माइनस होती है। यानी कि सेल रिटर्न एक ऐसी चीज है जो सेल्स पे ट्रायल बैलेंस तक तो अटैक नहीं कर सकती, सेल्स के लेजर के अंदर सेल्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था सेल्स रिटर्न का अकाउंट। हाँ, मगर जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती थी, उस टाइम पे जब नेट सेल्स निकालते थे तो सेल्स रिटर्न क्या करता था, सेल्स का बैलेंस कम कर देता था। एग्जैक्ट इसी तरह डिडक्टेड फ्रॉम रिसीवेबल्स इनडायरेक्टली का मतलब ये है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स भी असल में रिसीवेबल का फॉल है, मगर रिसीवेबल्स में इनडायरेक्टली डिडक्ट करने का मतलब ये है कि रिसीवेबल्स में से डायरेक्टली माइनस नहीं करते। रिसीवेबल्स का एक बैलेंस आता है, ट्रायल बैलेंस में रिसीवेबल का वही बैलेंस जो होता है। जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाती है, उस टाइम पे रिसीवेबल्स का बैलेंस कम हो जाता है, और फिर फाइनेंशियल पोजीशन में नेट ट्रेड रिसीवेबल्स प्रेजेंट किए जाते हैं। क्या सब बच्चों को ये बात समझ आई है मेरी? क्या सब बच्चों को मेरी ये बात समझ आई है? चले, वेरी गुड। तो ये बात दोबारा बता दें, अच्छा ये बात दोबारा सुन लो। ठीक है, जो डाउटफुल डेट्स का बैलेंस होता है ना, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स आपने क्रिएट किया था, क्रेडिट किया था, आपने रिसीवर का फॉल रिकॉर्ड करना था, मगर रिसीवर के अकाउंट में नहीं किया, आपने एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनाया था, उसमें रिसीवर्स का फॉल रिकॉर्ड किया। कॉन्ट्रा एसेट्स का काम पता है क्या होता है? कॉन्ट्रा अकाउंट्स का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जैसे देखो, जब आप नेट सेल्स निकालते हो तो कैसे निकालते थे, सेल माइनस सेल रिटर्न, यानी कि उसका कॉन्ट्रा अकाउंट का बैलेंस उसमें से माइनस करते थे। जब आप नेट परचेज निकालते हो तो आप कहते हो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, उसका कॉन्ट्रा अकाउंट माइनस करते हैं। इसी तरह जब आपने नेट ट्रेड रिसीवर्स लिखने हैं ना, नेट का मतलब होता था एक्चुअल, तो आपने क्या करना है,
आपने जो ट्रेड रिसीवर्स का बैलेंस आ रहा है ना, उसमें से माइनस करने हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि ट्रेड डाउटफुल डेट्स की वजह से भी रिसीवर्स में कमी आती है, मगर वो हम रिसीवर्स में से डायरेक्ट माइनस नहीं करते थे। रिसीवर्स में से डायरेक्ट माइनस इसलिए नहीं करते थे, रिसीवर्स में से डायरेक्ट माइनस इसलिए नहीं करते थे क्योंकि फिर रिसीवर्स ट्रेस नहीं हो सकते थे ये वाला, इसलिए एक अलग से अकाउंट बनाते थे, कॉन्ट्रा अकाउंट, उसमें से ये माइनस करते थे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मैंने यही बात की है कि ग्रॉस ट्रेड रिसीवर्स का 500 बैलेंस आ रहा था और उसमें से अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 200 आपने माइनस किया, तो नेट ट्रेड रिसीवर्स आ गए। सही है। अच्छा, ये बस बात मैंने बताई। अभी आपने सिंपल बात याद रखनी है, सिंपल आप ये दो एंट्रीज याद रखो। ठीक है, अगर आपके सामने एक एग्जांपल 1 हो, कौन आएगा भाई? तो मान लो उमर, क्या हाल है, खैरियत से हो? ये तो इधर ही था, कहाँ चला गया? तलहा था शायद। तलहा, क्या हाल है, खैरियत से हो? तलहा। वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलहा, बस ये दो एंट्रीज बताना मुझे। जी सर। एक ये मैं लिख रहा हूँ बैड डेट्स हैं ₹7,000 के, और डाउटफुल डेट्स हैं ₹3,000 के। तो पहली एंट्री क्या होगी बैड डेट्स की? बैड डेट एक्सपेंस 7,000। बैड डेट्स एक्सपेंस 7,000 से डेबिट के क्रेडिट? डेबिट सर, एक्सपेंस है। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, वेरी गुड। डाउटफुल डेट्स 3,000 के हैं, क्या करेंगे एंट्री डाउटफुल डेट्स की? डाउटफुल डेब्ट एक्सपेंस डेबिट बाय 3,000। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे? अलाउंस। अलाउंस फॉर डाउटफुल अलाउंस फॉर डेट्स। डाउटफुल डेब्ट। अच्छा, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट क्यों करेंगे, थोड़ा सा डिटेल बताओ। सर क्योंकि हमने ट्रेड रिसीवेबल्स को अकाउंट से क्रेडिट नहीं करना, ताकि हम जो डाउटफुल डेब्ट्स की जो पेमेंट रिसीव करनी है उसको चेज कर सके हम इजीली। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। इसलिए हम रिसीवेबल का फॉल एक और अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जिसे कहते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेब्ट। यही बात समझ आई है? जी सर। चलो गुड, ठीक है, सबको समझ आ गई है। अच्छा, अब गुड डेट्स आपने पहले किया हुआ है, गुड डेट्स का एरिया हमारा कंप्लीट है, इसमें हमारी कोई और डिस्कशन नहीं होगी। डाउटफुल डेट्स पे मजीद डिस्कशन है, वो बाद में करेंगे। अब हमने बैड डेट्स पे मजीद डिस्कशन करनी है। ठीक है, अब मेरा दोबारा से फोकस किस पे आ गया है? बैड डेट्स पे आ गया, दोबारा से फोकस किस पे आ गया है? बैड डेट्स पे आ गया। हमने कुछ एग्जांपल्स करनी है। ठीक है, अगर कोई बच्चा थोड़ी देर के लिए डाउटफुल डेट्स भूलना चाहता है भूल जाए, मुझे कोई मसला नहीं है। अभी बैड डेट्स पे ऊपर फोकस रखना है हमने। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट ₹500। हम कहेंगे भाई, कौन बताएगा? मेरे साथ आ जाए, एंट्रीज बताता जाए। इलियास, आप आ जाओ, चलो। जी सर। अच्छा यार, ये बताओ, एग्जाम्पल 1 करते हैं। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट ₹500, क्या एंट्री होगी? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट करेंगे 500 से, जी, वेरी गुड। और और सेल्स क्रेडिट करेंगे 500 से। सेल्स क्रेडिट करेंगे 500 से, वेरी गुड। 10th January को मिस्टर एक्स became bankrupt and we determined that amount shall not be recovered from him। ये किसकी किसकी तरफ निशानी बात जा रही है? ये सर बैड डेट की तरफ, क्या बैड अभी ये डेटर्स की रिकवर तरफ नहीं जा रही होंगे? है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब क्या एंट्री करेंगे? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करेंगे। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट करेंगे, कितने से? 500 से। और क्रेडिट क्या चीज करेंगे 500 से? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स, वेरी गुड। चलो एक और करते हैं, एग्जांपल 2 देखो। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर वाई ₹1200, इसकी क्या एंट्री होगी पहले? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स 1200 से डेबिट, और सेल्स क्रेडिट करेंगे। सेल्स क्रेडिट करेंगे 1200 से। ठीक है, मिस्टर वाई पेड 70% अमाउंट टू अस थ्रू चेक।
अब क्या करें? अब उसने तो इसका पैसे पहले पे कर दिए। 70% फाइंड करेंगे। करो। 70% ऑफ 1200, 12/7 सर क्या होता एट है? फोर्टी उसने पे कर दिया। 840 840। पे अच्छा। कर दिया। पे कर दिया बैंक थ्रू चेक। बैंक बैंक डेबिट करेंगे। बैंक एट डेबिट हो फोर्टी गए से 840 से, और 840 से ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। वेरी गुड। ठीक है, तो 1 जनवरी वाली एंट्री भी हमने सॉल्व कर दी, और हमने 10 10 जनवरी वाली भी। जनवरी 20 जनवरी को क्या होगा? अब वो बैंक हो गए तो हमारा जो बाकी रहता है वो हो गया बैड डेट। बाकी बैड डेट हो गई, कितना बाकी रह गया था? बैड डेट एक्सपेंस होगा देखो थ्री 1200 देना सिक्सटी था, उसमें से 840 मिल गया, बकाया कितना रह थ्री गया? सिक्सटी 360 के बैड डेट्स डेबिट हो गए, जी। और ट्रेड और रिसीवेबल ट्रेड 360 रिसीवेबल से क्या थ्री हो गया? सिक्सटी क्रेडिट क्रेडिट हो हो। गया। एक्सपेंस बढ़ गया, रिसीवेबल कम हो गया। क्लियर है बात? जी सर। चलिए, अब हमने पढ़ना है कॉन्सेप्ट बैड डेट्स रिकवर्ड। एक बंदा था जिसको आपने बैड डेट रिकॉर्ड किया था, आपने कहा यार ये बंदा हमें पैसे नहीं देगा, मगर फिर क्या हुआ? वो बंदा किसी बयान पे गया, उसने सुना कि यार जो बंदा दुनिया में किसी के पैसे मारेगा, आखिरत में उसको पैसों के बदले क्या देनी पड़ेंगी? नेकियां देनी पड़ेंगी। उसको ख्याल है कि यार मैंने तो बहुत गुनाह किए हैं, मैंने तो बहुत सारे लोगों के पैसे मारे हुए हैं। तो उसने क्या किया? पैसे वापस कर दिए। ऐसा बंदा पैसे वापस कर दे, तुम लोगों को मुझे पता है समझाना मुश्किल होगा, तुम लोग जिस दौर में और जिस जगह पे रहते हो, मगर समझो, इमेजिन करो, ऐसा बंदा कि आपने हिम्मत हार ली कि यार इससे पैसे नहीं मिलने, और फिर वो बंदा एक दिन आता है और आपको पैसे ट्रांसफर कर देता है। सही है? कभी हुआ है किसी के साथ ऐसे? आपको लगता हो आपने किसी दोस्त को पैसे दिए हो, और आपने कहा हो कि भाई ये बैड डेट हो गया। सही है? तो फिर वो दोस्त आपको पैसे वापस कर दे, इसे कहते हैं बैड सारे डेट्स। सजी फिक्रमंद दोस्त हैं, कोई नहीं, ऐसा मसला नहीं होता। अच्छा, चलो, मगर लेट सपोज कि आपको, आपने किसी को पैसे दिए, वो आपको पैसे ही नहीं दे रहा था, आपने कहा यार इससे तो पैसे मिलने ही नहीं है, हिम्मत हार गए आप, आपने भी उसको कहना बंद कर दिया, एक दिन वो पैसे दे दें, इसे कहते हैं बैड डेट्स रिकवर। ऐसे डेट्स जो प्रीवियसली आपने बैड डेट के तौर पे रिकॉर्ड किए हुए थे, वो अगर आपको रिकवर हो जाए, तो बैड डेट्स रिकवर का मतलब अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर विच वाज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। ऐसी अमाउंट कस्टमर से रिसीव हो जाए जिसको हम प्रीवियसली पास्ट में क्या रिकॉर्ड कर चुके हों, जिसको हम पास्ट में बैड डेट्स रिकॉर्ड कर चुके हों, इन्हें कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड ऐसी अमाउंट कस्टमर से रिसीव हो जिसको पास्ट में हम एज अ बैड डेट रिकॉर्ड कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर पेज व्हेन हिज फाइनेंशियल कंडीशंस आर इम्प्रूव। एक कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी, हमने बैड डेट्स बुक कर ली, बाद में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई, उसने पैसे दे दिए, इन्हें कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? दिस मे बी रिकॉर्डेड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। बैड डेट्स रिकवर्ड में आप याद रखना हमेशा, कैश या बैंक क्या होगा? कैश या बैंक रिसीव हो रहा होगा। कैश या बैंक में पैसे रिसीव हो रहे होंगे, रिसीव हो रहे होंगे। ठीक है? इसलिए इसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, या तो आप रिडक्शन इन बैड डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो, या अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लो। तो बैंक या कैश कुछ भी आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैंक या कैश इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसमें दो तरीके हैं, या तो अपने बैड डेट्स एक्सपेंस को क्रेडिट कर लो, या एक अलग से अदर इनकम बना लो, बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम, उसको क्रेडिट कर लो। नॉर्मल रिकवरी की क्या एंट्री होती है? नॉर्मल रिकवरी हो ना फ्रॉम कस्टमर, तो उसकी एंट्री होती थी कैश या बैंक डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। मगर यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट की बजाय वो कहते हैं या तो बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट कर लो, या फिर बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम क्रेडिट कर लो, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट नहीं करना। ये कौन बताएगा ट्रेड रिसीवेबल क्यों नहीं क्रेडिट करते बैड डेट्स रिकवर्ड के केस में? क्योंकि सर जी हमने वो ट्रेड रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड ही नहीं किए थे, हमने तो बैड डेट के तौर पे रिकॉर्ड किए थे। हमने जब बैड डेट्स बनाया था ना, तो हमने इसको रिसीवेबल्स में से निकाल दिया हुआ था,
हमने जब बैड डेट्स बनाया था ना, तो हमने इस बंदे का उधार रिसीवेबल में से उसी टाइम निकाल दिया था जिस टाइम पे इसको बैड डेट बनाया था। तो जी जी दोबारा जब अगर ये बंदा पैसे दे देगा तो इसको रिसीवेबल से आउट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिसीवेबल से तो पहले ही आउट हो चुका था जब बैड डेट्स। देखो, नॉर्मल रिकवरी और बैड डेट्स रिकवर्ड में फर्क है। बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब ऐसा ऐसे पैसे रिकवर हुए हैं जिनको पहले आपने बैड डेट्स बना दिया हुआ था। तो रिसीवेबल में से तो आप पहले ही आउट कर चुके थे। एक एग्जांपल से आपको मैं ये बात समझाता हूँ। ये एग्जांपल 3 में पहली एंट्री बताओ, कौन बताएगा? तुम ही बता दो यार। क्या करेंगे? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जी रुपीज 1500 ट्रेड फर्स्ट जनवरी। रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे 1500 से, और और सेल्स सेल्स, करेंगे 1500 से। ठीक है। 10th जनवरी को क्या करेंगे? बैड मिस्टर डेट जी, एक्सपेंस बैड डेट हो गया, हमने बैड डेट्स डेबिट कर लिया एक्सपेंस। और हमने 1500 से, ट्रेड और ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया 1500 से। ठीक हो गए। 20th जनवरी को क्या होगा? मिस्टर जी सम हाउ मैनेज टू रिटर्न रुपीज 500। अच्छा, अब ये देखो, ये ग्लास तुम लोगों को नजर आ रहा है? सही है? जी आ रहा है नजर मेरे हाथ में? जी सर। मैं इसको उल्टा नहीं कर सकता, पानी गिर जाएगा। इस ग्लास को मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे करके, तो क्या होगा? इस ग्लास में जितना पानी है इतना ही पानी गिरेगा ना। इस ग्लास में से 1 लीटर पानी बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। जितना है उतना ही। जितना है उतना ही गिरेगा ना। इस तो कोई और जगह होती तो मैं तुम लोगों को गिरा के भी दिखा देता। स्टूडियो है ना, यहाँ मैं गिरा नहीं सकता। तो बहरहाल रिसीवल आपने देखो, ध्यान से समझना सब बच्चे। रिसीवल आपने 1500 से क्रिएट किया और उसके बाद 1500 से खाली कर दिया। अब रिसीवल के बैलेंस 0 है। बात आ रही समझ? अब मिस्टर जी से जो 500 आया ना, तो ये बैड डेट रिकवर्ड है। ये बैड डेट रिकवर्ड है, यानी कि ऐसा डेट रिकवर होना जो उसको पास्ट में आप क्या कर चुके हो, बैड डेट रिकॉर्ड करो। इसमें 500 आया तो आप कैश 500 से डेबिट तो कर लोगे, मगर क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल तो पहले ही खाली हो चुका है, उसमें से और अमाउंट निकाल ही नहीं सकते। समझ आ रही है बात? इसलिए ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट नहीं करना, ये बड़ी गलती है बच्चे करते हैं। इसको या तो बैड डेट्स एक्सपेंस को क्रेडिट कर लो या बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम क्रेडिट कर लो, दोनों बातें ठीक है। तुम बताओ कौन सा करो? इलियास बताओ कौन सी एंट्री पास करो? बैड डेट एक्सपेंस वाली ठीक रहेगी। चलो बैड डेट्स एक्सपेंस को क्या कर लेंगे? बैड हम कहेंगे भाई देखो ना, एक्सपेंस अभी आपने कितने का रिकॉर्ड किया? 1500। तो हम कहेंगे भाई एक्सपेंस 1500 का तो नहीं हुआ, एक्सपेंस तो 1000 रुपये का हुआ है। 500 वापस भी तो आ गया ना। तो इस तरह जब हम बैड डेट्स को माइनस करेंगे ना, बैड डेट्स एक्सपेंस में से 500 माइनस करेंगे, तो हम कहेंगे भाई 1500 का एक्सपेंस नहीं है, 1500 हमने प्लस किया था मगर 500 तो वापस आ गए। तो असल में नुकसान हमारा 1000 रुपये के। तो जब आप बैड डेट्स एक्सपेंस को में से माइनस 500 कर दोगे तो असल नुकसान आपका 1000 रुपये का ही रह जाएगा। तो ये थी बैड डेट्स रिकवर्ड की ट्रीटमेंट। अब बताओ बैड डेट्स रिकवर्ड में कोई मसला? अब मैंने आपको 3 एंट्री सिखाई हैं, नई एंट्रीज आपने 3 सीखी हैं। एक आपने सीखी है बैड डेट्स की, डाउटफुल डेट्स रिकवर्ड की जैसी कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है? वो है बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। फिर मैंने आपको सिखाई बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री ये होती है कि कैश या बैंक डेबिट और बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट कर सकते हैं, या फिर बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम क्रेडिट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको एक और एंट्री सिखाई थी डाउटफुल डेट्स की। डाउटफुल डेट्स में डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट करते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अब मुझे बताओ, आज हमने ये 3 बातें सीखी हैं, इन तीनों बातों में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? जितना सिखाया उसमें बस उसमें क्या है? ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे आपके सवाल भी उठेंगे, एतराज़ात भी होंगे, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करते रहेंगे।
इन तीन चीजों में से किसी बच्चे का किसी भी चीज में कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई परेशानी, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो वेरी गुड। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। ना ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक बात से बात है, आपने पिछले टॉपिक में से कोई एमसीक्यू पूछना है किसी बच्चे ने? तो क्लास के एंड पे ना हम डिस्कशन टाइम रखेंगे। अगर पिछले टॉपिक्स में से अगर आप लोगों ने सवाल पूछने हो तो हर क्लास के एंड पे हम लोग डिस्कशन टाइम रख लेंगे। तो क्लास के एंड पे आप लोग ऐसा करो, मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो, मसला, परेशानी, तो आप लोग पूछ सकते हो। सही है? मतलब टॉपिक 4 चल रहा है ना, तो टॉपिक 4 जब तक चल रहा है, टॉपिक 3 की आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इस तरह करके। ठीक है, जिनसे हो गए ठीक है, जिनसे नहीं हुए, कोई एमसीक्यू में परेशानी हो तो उसको ट्राई कर लो जाके, और कोई भी मसला हो तो मुझसे आप क्लास पर डिस्कस कर लो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एमसीक्यू आपसे हो भी जाए मगर आपको लगता हो कि यार इसमें ज़रा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आ रही, तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो क्लास के एंड पे। टॉपिक 4 जब तक चल रहा है आपके पास टॉपिक 3 के क्वेश्चन पूछने का खुला टाइम है। ठीक है? जब तक टॉपिक 4 चल रहा है, टॉपिक 3 के सवाल आप लोग पूछ सकते हो। चलो, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बताओ। तो इससे पहले जो आपने एग्जांपल करवाई है हमें, वो ओपन करिएगा हम्म। जरा। कौन से वाली एग्जांपल? इससे पहले वाली बिल्कुल। नोट्स के अंदर जो थी, जो या जो खुद बनाई थी? इसमें ये नोट्स के अंदर ही थी, ये जिसमें यही 70% पे कर दिए थे ये इनिशियली। एग्जाम, ये वाली? जी सर। तो इसमें हमने जो ट्रेड रिसीवेबल डिडक्ट किया है 840 से किया है, जबकि हमने जब अकाउंटिंग फॉर डिस्काउंट्स पढ़ा था तो उसमें हमने फुल अमाउंट से किया था। इसका बता दें एक दफ़ा बस। यहाँ पे तो डिस्काउंट है ही नहीं ना। ये 70% अमाउंट उसने पे किया है, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं पे किया, उसने डिस्काउंट नहीं दिया उसने जी यहाँ सर, मैं बस पर। ये बोलना चाह इसका रहा मतलब हूँ कि जो अकाउंटिंग फॉर डिस्काउंट्स है उसी में बस हमने हम्म फुल अमाउंट से इसको डिलीट करना है। बाकी में ये उतने अमाउंट से ही होगा जितने में जितना पे किया है। हम्म। हाँ यार, वो देखो, वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था जो आप लेके चल रहे हो ना, मैं आपको यही बात कर रहा हूँ। उसमें ये होता था कि भाई वो 30% उसको डिस्काउंट देते थे, फिर वो 70% पे करता था। यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे हमने हमने उसको डिस्काउंट नहीं दिया, वो किस्तों में पैसे पे कर रहा है बस। रहमान, समझो बात को। यार डिस्काउंट वाला सिनेरियो ही नहीं है। यहाँ पे ओके आप सर। ऐसे समझो कि जैसे हमने डिस्काउंट का चैप्टर पढ़ा ही नहीं था। हमने टॉपिक 1 किया, उसके बाद एग्जैक्ट टॉपिक 4 पे आ गए। यहाँ पे डिस्काउंट का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट है ही नहीं कहीं पे। बात आ ओके रही है सर। समझ? इसको डिस्काउंट के साथ कंफ्यूज ना करो। ओके। चलो, और कोई बात? चलें जी, अल्लाह हाफिज।